नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 15 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। और इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशु भाषण। तो भाई मेरे, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आशु भाषण। आशु भाषण क्या होता है? आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषण देने वाले को भाषण से पहले विषय बताया जाता है कि आपको इस विषय पर भाषण देना है, उसी को बोला जाता है आशु भाषण। तो हम कह सकते हैं आशु भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। बताएंगे आप लोग, यदि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करना है तो कौन सा उपाय सही रहेगा? विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना? नहीं भैया। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना? भैया, विद्यार्थियों से यदि आप पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगे तो क्या विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास हो जाएगा? नहीं। विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना या फिर उपरोक्त सभी? तो मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। इससे क्या है? विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि का विकास होगा। ओके, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। साथियों, यह जो शब्द है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताएंगे आप लोग इन 4 में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो भाई, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बार बार रिपीट होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? भैया, भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य पढ़ाया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल भैया, बाल साहित्य से ही फायदा होता है कि बच्चा क्या है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर देते जाएं। हमने इसमें गद्यांश को भी इंक्लूड किया है, आपको वह भी सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 5 में वो कहा गया है, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? चंद्रसर, चक्रपाणी, चंद्रशेखर या फिर सरचंद? तो भाई मेरे, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाएगा? चंद्रशेखर। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चंद्रशेखर मतलब कौन है? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके, वो कौन है भैया? वो है भगवान शिव। अर्थात इसमें जो समास है भैया वो बहुव्रीहि समास होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है तो कौन सा है? बहुव्रीहि समास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, प्रश्न में कहा गया है भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ा जाए
तो बताइए क्या करते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या फिर केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जब भी बच्चा हो या हम हो, कोई भी भाषा के अलावा कोई भी भिन्न विषय पढ़ता है तो क्या है, साथ साथ वह भाषा भी सीख रहा है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और यदि आपने इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो भाई आपको प्लेलिस्ट में सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे सभी विषय के। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? बताएं मेरे भाई, शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग बताएं इसमें से कौन सा होगा? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या फिर किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। मेरे भाई जब भी आपको सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथन का चुनाव करना होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर एनालिसिस करना है कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है या कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, अक्षरों या वर्णों के क्रम को जानना। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं ये तीनों क्या है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर स्थापत्य कला? तो भाई मेरी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। आप सभी लोग भी ईमानदारी से सारे प्रश्नों के आंसर कॉपी में लिखते जाएं और देखें आपने कितना स्कोर किया है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, वर्तनी संबंधी त्रुटि की बात हो रही है, तो बताइए कैसे करेंगे? त्रुटियों का प्रकार गिनकर नहीं, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर त्रुटियों की उपेक्षा कर नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाएंगे। इससे क्या है, जो त्रुटि हो रही है वो कुछ समय के बाद दूर हो जाएगी। ओके, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो त्रुटियां होती हैं भैया ये अस्थायी होती हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? तो भाई मेरे अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से बताएं आप लोग, यदि आप नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है? नहीं भैया। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? नहीं, बल्कि क्या होता है, यदि आप भाई नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली अर्थात नाटक के अनुसार उसी के पात्र के अनुसार संवाद अभिनय करवाना, कक्षा में अभिनय करवाना नाटक का, वही कहलाएगा कक्षा अभिनय प्रणाली। तो इससे क्या होता है, बच्चों को पात्रों के अनुसार अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। आप लोगों ने भैया देखा होगा, यदि आप कोई नाटक देख आते हैं कहीं पर, ठीक है, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने वह मंच पर देखा है, अभिनय के द्वारा देखा है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है बताएंगे आप लोग? गद्य शिक्षण का भैया मूल उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो भैया गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, पाठ के दौरान क्योंकि क्या होता है, शिक्षक पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट भी करता है। ठीक है, तो यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, गद्य शिक्षण में क्या होता है, इसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन, शुद्ध श्रवण इत्यादि भाषा कौशलों का विकास किया जाता है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। चलिए भैया यहां पर क्या कहा गया है, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? भैया सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहां पर जो करेक्ट आंसर था वो क्या था हमारा? ऑप्शन सी। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए बताएंगे आप लोग उचित लोकोक्ति क्या होगी? खिसियानी बिल्ली खंभर नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कबहू निरामिस होए न कागा, या फिर जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करना। भैया दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए उचित लोकोक्ति होगी कबहू निरामिस होए न कागा। निरामिस का मतलब क्या होता है? मांस रहित, अर्थात जो कौआ है भैया वह कभी भी निरामिस मतलब मांस रहित नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वह पता ही है आपको मांस ही खाता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। बताएंगे भाई भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का तरीका क्या होगा? देखिए यहां पर आप लोग एक पॉइंट हमेशा नोट कर लें, जब भी आपको अभिव्यक्ति कौशल का पता करना है या आकलन करना है या मूल्यांकन करना है तो उसमें क्या है, आपको मौखिक परीक्षाएं लेनी होंगी। तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। मौखिक वार्तालाप के द्वारा ही आप भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। जो यहाँ पर कनक शब्द लिखा है भैया बताएंगे इसका क्या अर्थ होता है? तो भैया कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण होता है अर्थात सोना। ठीक है, एक शब्द क्या होता भैया? धतूरा होता है, अधिकांशतः ये सभी को पता होगा। और एक होता है भैया गेहूं। ठीक है, और टेसू भी भैया पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण, धतूरा, गेहूं। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। चलिए भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। बताएंगे आप लोग किन लोगों को भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आती? संकुचित स्वभाव वाले को, आत्मविश्वास की कमी वाले को, या फिर मानसिक अस्वस्थता, या फिर मानसिक स्वस्थता। तो मेरे भाई जो छात्र संकोचित स्वभाव का होगा या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा या फिर उसके आत्मविश्वास में कमी होगी तो उसे भाषा अधिगम में कठिनाई आएगी। लेकिन भैया यदि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उससे भैया भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आएगी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? देखिए क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। बिल्कुल भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बाकी ये सही नहीं है। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पवन का संधि विच्छेद बताएं क्या होगा? पवन, तो मेरे भाई पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, ये होगा भैया पवन का संधि विच्छेद। ठीक है, जो दिया है हमें ऑप्शन सी में। अब बात आती है इसमें संधि कौन सी होगी भैया? तो ध्यान रखिए इसमें अयादि संधि होगी। ओके, चलिए भाई
इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, बताएंगे आप लोग। संदर्भ में व्याकरण, इसका भैया शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। इसका भैया शैक्षिक निहितार्थ ये होता है कि जो व्याकरण होता है भैया, ये हमेशा पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्या होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। क्योंकि शिक्षक क्या करता है, पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद, समास विग्रह इस तरह से करता है। जैसे मान लो बच्चों को, मान लो कोई पाठ पढ़ा रहा है शिक्षक, उसमें आया परोपकार शब्द आया, ठीक है, तो अब उसे समझाएगा कैसे शिक्षक, परोपकार को पर प्लस उपकार, इस तरह समझाएगा। ये संधि विच्छेद कर कि मतलब पर का मतलब क्या है, दूसरों के लिए उपकार क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि व्याकरण भैया पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। समझ गए ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। विकल्पों में दिए गए शब्द में ईला प्रत्यय नहीं है, बताएंगे भाई किसमें आपको यहाँ पर ईला प्रत्यय नहीं है। देखिए चमक प्लस ईला चमकीला हो जाएगा, इसमें तो भैया है। जहर प्लस ईला जहरीला हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, विष प्लस एला तो विषैला होगा। अर्थात भैया यहां पर ईला नहीं है बल्कि क्या है, एला प्रत्यय है। यहां पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। विषैला में ईला प्रत्यय नहीं है बल्कि एला प्रत्यय है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भैया बोल चुका हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे कम महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो पहले 4 ऑप्शन को पढ़ना है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या फिर कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना। तो मेरे भाई जिस बच्चे ने कोई पाठ या कोई भी चीज हो पढ़कर उसे समझा होगा तो क्या होगा भैया, मान लो बच्चे ने कहानी को पढ़कर समझा है तो बच्चा क्या है, कहानी का अंत बदल लेगा आसानी से, ये सही है। ठीक है, कहानी को अपनी भाषा में भी कह देगा, कहानी पर आधारित प्रश्न भी बना देगा। लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना तो मेरे भाई ये क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं और इसके बाद भैया गद्यांश आएगा, आपको उसे भी सॉल्व करना है। छोटा सा गद्यांश है, बहुत मजेदार। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है। शब्द, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य। मेरे भाई प्रश्न समझने का प्रयास करें। वर्णों के उस समूह को जिससे क्या है कोई निश्चित अर्थ निकलता है भैया, उसे शब्द कहा जाएगा मेरे भाई। क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्णों से क्या है, शब्द बनता है मेरे भाई, शब्दों से वाक्य बनता है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए के साथ। समझ गए ना भाई। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। अब भाई मेरे यहां पर हमें क्या करना है, इस छोटे से गद्यांश को पढ़ना है। देखिए कितना छोटा गद्यांश है, इतना सा गद्यांश है, इसको पढ़ना है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 से प्रश्न क्रमांक 30 तक का उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियां पड़ने लगीं। झींसियां का मतलब होता है बूंदाबांदी होने लगी। चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रत जगे में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बस जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे।
ठीक है, मतलब बारिश हो गई तो धान बच गई, इसलिए लोगों ने क्या है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था, बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर चले गए, मतलब जहां पर वह रोज जाते थे। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए भैया हम फटाफट से प्रश्न को उत्तर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है भैया, वाक्य का ये भाव है ठन ठन गोपाल था, मतलब क्या है, उस वर्ष भैया बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए उसे कहा गया ठन ठन गोपाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, फिर अचानक बारिश होने लगी थी रात में। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था या फिर सूखा था। तो भैया हमने पढ़ा ना वहां पर कि सावन सूखा था लेकिन बादल लापता, अर्थात क्या है, सावन भैया आ चुका था लेकिन बादल लापता थे। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ, आ चुका था। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन, बताएं अगले दिन क्या कह सकते हैं, लोग तेज बारिश से के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता था, लोग बारिश होने से खुश थे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग बारिश होने से क्या थे, खुश थे, तभी तो वह क्या है, शुक्रिया अदा कर रहे थे। यहां पढ़ा ना हमने कि लोगों ने क्या है, सुबह उठकर शुक्रिया अदा करा कि धान बच गई, क्योंकि आप सभी को पता होता है धान को पानी की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। झींसिया पर शब्द का भाव क्या है, बताइए इसका शब्द का भाव क्या है। तो भैया झींसिया शब्द का भाव है बहुत हल्की बूंदा बांदी। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। देखिए यहां पर ढीलों से मतलब क्या है, बताइए ढीलों से मतलब क्या है, पढ़ाई में पिछड़े। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया भैया। तो हमने पढ़ाना भी, जो लोग पढ़ाकू थे उन्होंने क्या, अपना बस्ता लादा और अपने सुपरिचित रास्ते पर चले गए। तो जो पढ़ाकू लोग थे उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया था, केवल जो ढीले लोग थे, ठीक है, उन्हीं ने क्या है, एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। सावन सिर पर था और बादल लापता, यह वाक्य कैसा भैया, तो भैया मेरे ये वाक्य है लापता, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे को, ये वाक्य कैसा है, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। क्योंकि भैया जब भी दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जैसे यहां पर और एवं तथा इस तरह से जोड़ा जाता है दो वाक्यों को, तो वहां पर क्या है, संयुक्त वाक्य होता है। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।